हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम परीक्षा जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे लाएंगे 19 ऑन 20 मार्क्स इन योर एसे और कॉम्पोजिशंस फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ये आपके बोर्ड एग्जाम जर्नी का सबसे पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, 18 फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए एक शुभ शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, कैसे आपके ऐसे को पिक करना है, ठीक है, कैसे सिलेक्शन करना है कि 5 एसेज में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ढंग से कर पाओगे, आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैंने एनालिसिस ऑफ पीपल परफॉर्मेंस वाली जो रिपोर्ट्स होती है वो भी पढ़ ली, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी देख लिए, जो बच्चे गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है वो भी देख लिया। दूसरा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो प्लीज़ मिस मत करना। आप बोलोगे कि मैम इतना लंबा है कौन देखेगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें हर चीज़ देख ली ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से और गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे करना है वो देख लेंगे। हर ऐसे में 5 टाइप के जो कॉम्पोजिशंस आते हैं उसमें कैसे कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एनरिचमेंट कैसे करना है अपने एसेस का, बिगिनिंग एंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है भाई, 5 एसेज जिसने अभी आँख खोली है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्री बोर्ड्स में तो बहुत कम आए थे। देखो, अगर प्री बोर्ड्स में आपके 20 में से 13, 11, 12 इतने कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, बिलो 15 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा इन पॉइंट्स को और समझोगे तो आपको आ जाएंगे। अबव 15 आ रहे हैं तो 19 इज एब्सोल्युटली डूएबल। 20 ऑन 20 पे देते हैं मैंने सुना है, लेकिन ये मैं उस पर चांस नहीं ले सकती भाई। परफेक्शन, अबव परफेक्शन वो टीचर्स पे भी डिपेंड करेगा, पर 19 ऑन 20 मिल जाते हैं। कैसे लेने हैं ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल स्टोरी से शुरू करेंगे। मैं सारे आपको एक 1 बाय 1 बताऊंगी। अब देखो, किसी को अगर मैं आपको बहुत ही जिस्ट में बता देती हूँ एक चीज़, जिसे कहते हैं ना TLDR बोलते हैं, ठीक है, टू लॉन्ग डिडंट रीड वाली चीज़। अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, अंडर प्रेशर अगर आप पैनिक हो जाते हो, पता है प्री बोर्ड्स में या हाफ ईयरलीज में पेपर छूटने की नौबत ही आ गई थी ऑलमोस्ट। आप ग्रामर अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया और बाद में कर रहे हो, तो इन्हीं में इतना टाइम लग गया कि ग्रामर तो बिल्कुल ही पैनिक में ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है, कबाड़ा ही कर दिया। देन ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे इसमें। ओरिजिनल स्टोरी और पिक्चर बेस्ड को तो यहाँ से हटा ही देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन यूज़ होती है। मैं आपको आगे और समझाऊंगी एक एक चीज़, लेकिन इन दोनों में ना एक तो इंटरप्रिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन मिस्टेक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते बच्चों। इन दो चीज़ों में आपको पता है, एक तो घर में बैठ के एक ओरिजिनल स्टोरी कहानियाँ बुनना एक अलग बात होती है, रात के 12-1 बजे, ठीक है, वो एक अलग बात है। और यहाँ एग्जाम इन्वायरमेंट में, वो भी आपकी बोर्ड एग्जाम जो कि आप पहली बार देख रहे हो, यहाँ आपका इमेजिनेशन एक तो इतना फ्लरिश कर नहीं पाता है। दूसरी चीज़, हर बच्चे को अब आजकल नॉवेल रीडिंग की आदत नहीं होती, तो डायलॉग राइटिंग, उसमें भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक फ्लेयर होता है, प्लॉट कैसे डेवलप करना है, एवरीथिंग विल सी ऑफ कोर्स लेटर। पर ये सारी चीज़ों का ना ये टाइम मांग लेता है, और कभी कभी हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि टाइम कब बह गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये दोनों ना थोड़ा अवॉइड करना इन कंपैरिजन विद दीज 3, स्पेशली आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। नैरेटिव भी ले सकते हो, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है अच्छे से नरेट करना, पर्सनल अकाउंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव हम आगे देखेंगे। बहुत ही क्लियर मांगा डिमांड होती है क्वेश्चन की, एकदम आपको PYQ से बताऊंगी, एकदम क्लियरली वो बोलते हैं कि ये पार्ट्स को आपको एड्रेस करना है। तो अगर किसी की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं भी है, अगर वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो एक होता है ना एक नेचुरल फ्लेयर वेयर यू कैन राइट फ्रेजेस, यू कैन यूज मेटाफर्स, यू आर वेरी गुड इन एडिंग डिटेल्स टू द लैंग्वेज, टू द एसे दैट यू राइटिंग, तब तो आप इनको आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, नैरेटिव को भी, ठीक है। बट डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव में इवन इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, अगर आपकी ग्रामर आप संभाल भी लो ना, तो ये दोनों आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन फॉर द पीपल हु आर वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, ठीक है। आई वॉज समबडी हु वॉज, आई वुड स्टिल स्किप ओरिजिनल स्टोरी एंड पिक्चर बेस्ड, बिकॉज अगेन द इंटरप्रिटेशन इज सो वाइड। आप कुछ भी सोच सकते हो, एनीथिंग अंडर द सन कैन कम इन दीज टू, राइट। उसमें टाइम चला जाता है बेटा। आपको ना एक तो परफॉर्मेंस वो होता है कि यार मेरे को ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो अच्छा करना ही है, उस चक्कर में टाइम जाता ही जाता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे नहीं होता है, स्पेशली बिकॉज यू नॉट इनटू अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एसेज। अगर आप हो तो 100% मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ फिर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आप ले ही रहे हो, आपने सोच ही लिया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ ही रहे हैं, 100% गो फॉर इट। आई विल नॉट, इट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, बट माई पर्सनल गाइडेंस फॉर पीपल हु कैन नॉट मैनेज टाइम और हु नो कि ये थोड़ी सी वीकनेस है,
उन लोगों के लिए आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव बेस्ट चॉइसेस है। ठीक है, अब पीवाईक्यूज देख लेते। देखो पीवाईक्यूज को मैं जब एक एक बताऊंगी तब हम वापस आएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा सा बेटा स्क्रीन को जूम इन कर सकते हो आप, वरना स्क्रीनशॉट्स ले लेना, आपको आराम से दिख जाएगा। अगर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो ग्रेट। तो ये 24 का है, ये 23 का है, इसमें से ही लेके आपको समझा दूंगी कि किस तरह से 25 का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा देखो भाई, मेक अ स्केलेटन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्केलेटन या फिर माइंड मैप भी कह सकते हो। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, जो भी आप पांचों कॉम्पोजिशन में से कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले यू मेक श्योर आपका रीडिंग टाइम में आपका स्केलेटन बनना शुरू हो जाना चाहिए, या फिर 5 मिनट से 7 मिनट आप इसमें ले सकते हो कि आपका एक ढांचा तैयार कर दो। स्केलेटन क्या होता है भाई, सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। मान लीजिए एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आया, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जब लिखने बैठोगे ना नहीं आते, एक तो भूल जाते हैं कुछ पॉइंट्स, यार ये सोचा था, फिर एग्जाम लिख के आओगे यार ये पॉइंट तो भूल गया, ये भी लिख सकता था। इसलिए स्केलेटन बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना दिमाग में आ रहा है एक बार यू जस्ट ब्लॉट आउट, पेंसिल से अपने पेपर में ही लिख देना। ठीक है, बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, तो यहीं पे स्टार्टिंग में लिख देना पेंसिल से, या फिर यहाँ पे लाइन खींच के लिख देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आप ना चीज़ों को जो दिमाग में पहले आ गई थी वो भूलोगे नहीं। तो रीडिंग टाइम में हो चाहे कहीं भी हो, मेक श्योर कि स्केलेटन तो बना ही लो। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, पॉइंट्स को एनरिच कैसे करोगे, कोई प्रोवर्ब उस टॉपिक से रिलेटेड याद आ गया उसको नैरेटिव डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड करोगे, ये सारी चीज़ें एक बार तो लिख देना, वरना भूल जाओगे लिखते लिखते। इससे क्या है, काटा फांसी नहीं होगी। दूसरी चीज़, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये मैं आपको कैसे एनरिच करना है ये बाद में बताऊंगी, लेकिन एक सारे ही कॉम्पोजिशंस का एक स्ट्रक्चर तो ये होता है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, 3 4 5 लाइन्स का होगा। ठीक है, मान लीजिए ये पेज है तो इसका 1/4 पार्ट या उससे भी कम समझना, अरे बड़ा मत लिखना, छोटा और चलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन का होगा, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन्स, इंट्रोडक्शन का एनरिचमेंट मैं आगे बताऊंगी, पेशेंस रखना। बॉडी होगी, उसके भी पैराग्राफ्स होंगे, कम से कम 3 4 पैराग्राफ्स। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, वर्ड लिमिट। अगर 300 to 350 है तो उससे ज़्यादा तो लिखना ही मत, उससे कम तो बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, 350 है, मान लो अगर आपके ±15 अलाउ करते हैं, हमारे टाइम पे तो करते थे, तो ±15 वर्ड्स अलाउ हो सकते हैं, लेकिन इस वर्ड लिमिट पे प्लीज ट्राई टू स्टिक टू इट। आपको पता ही है कि कितने पेजेस लिखने हैं, एक पेज प्लस आधा पेज, डिपेंडिंग ऑन द हैंडराइटिंग ये वेरी कर सकता है, लेकिन आपको पता है अगर आपने एक लाइन के वर्ड्स आपके ऑन एन एवरेज क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही होता है। ठीक है, 300 to 350 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड लिमिट अगर आपने केटर नहीं करी, कभी कभी पिनलाइज कर देते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सारे ही चीज़ों के, ये जनरल मैं बता रही हूँ, सारे चीज़ों के फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली आर्गुमेंट जो अगर आपने पिक किए हैं वो वाला ऐसे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, उसके अलावा एक और ऐसे जो आप बैकअप में रखोगे। मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में कोई ऐसा वर्ड आ गया टाइटल में ही, क्वेश्चन में, जो आपको समझ में नहीं आया, तो फिर वो रिस्क नहीं ले सकते ना, फिर आर्गुमेंटेटिव अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट्स आपको सबके पता होने चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हम बताने वाले, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, revisit the question while working, very important, very important, very important। कभी कभी क्वेश्चंस में ही कीवर्ड्स दे रखे होते हैं। देखो, imagine a situation where you get an opportunity to change one thing, what would it be? एक पार्ट, why do you want to change this? दूसरा पार्ट, how would you bring about the change? तीसरा पार्ट, अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन योर स्कूल, अपने आप में एक पार्ट। ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। लिखते लिखते क्या है, अगर आपने क्वेश्चन को बार बार रिविजिट नहीं किया तो आप भूल जाओगे। एंड दिस यू हैव टू डू फॉर ऑल। अगर आप पिक्चर बेस्ड भी ले रहे हो ना, बार बार पिक्चर को देखते रहना ताकि आइडियाज आते रहे, ताकि आप जो पूछा गया एटलीस्ट आप उन चीज़ों को एड्रेस करके आ रहे हो। अगर ये एक पार्ट भी छूट गया ना, फिर से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स है इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। एक चीज़, बहुत बच्चे ना आर्गुमेंटेटिव में मैंने देखा है पॉइंट्स कर देते हैं, मत करना। टेबल बना के पॉइंट फॉर और अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, इसीलिए बता रही हूँ। अगर आपको किसी ने नहीं बताया, स्कूल में मिस हो गया है, पैराग्राफ्स में लिखने हैं। एसेज आर मेंट टू बी रिटन इन पैराग्राफ्स, चाहे कोई भी कॉम्पोजिशन हो। ठीक है, पैराग्राफ्स में भी ये याद रखना है कि कोहेरेंस रहे। समझ में आई? कोहेरेंस का मतलब एक कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं फर्स्टली दिस इज दिस, सेकेंडली सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंडली करके, ये सब ऐसे नहीं होता बेटा। ऐसे में आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे मैंने एक देखते हैं एग्जाम्पल। स्कूल एग्जामिनेशंस डू नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, एक्सप्रेस योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट। तो मैंने लिया कि हाँ नहीं करते हैं टेस्ट, आई एम टेकिंग अ फॉर वाला स्टैंड। अब मेरे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन मैंने ऐसे लिख दी, दैट रोड लर्निंग इज मोर प्रेफर्ड एंड टेस्टेड इन द स्कूल एग्जामिनेशंस ऑन अ मैथ्स बेसिस। ठीक है, लार्जली यही करते हैं। सेकेंड
पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अब मैं क्या लिखूंगी, हैविंग डिस्कस दिस एक्सेसिव स्ट्रेस पुट ऑन रोट लर्निंग इन द एग्जामिनेशंस, वन आल्सो सीज या फिर वन आल्सो ऑब्जर्व्स दैट स्कूल्स आर आल्सो नॉट टेस्टिंग होलिस्टिक लर्निंग, ठीक है, ऐसा कुछ भी मतलब। पर आप देखो टाई कैसे किया, फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा एड्रेस कर दिया, हैविंग सेड दैट, हैविंग डिस्कस दिस, या फिर नॉट ओनली दिस इज बीइंग डन बट ऑल्सो दिस, ऐसा कुछ करके टाई कर देना, ठीक है। पैराग्राफ को टाई करना है ताकि वो एक पॉइंट वाइज, एक आइटमाइजेशन, एक लिस्टिंग नहीं दिखे कि एक ऐसे की तरह फॉर्म हो रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि वो बहुत एब्रप्ट लगता है बेटा, आप जब पढ़ने बैठोगे वो एब्रप्ट लगेगा। अगर आपको ऐसे इसके नमूने चाहिए ना, अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में ही देख लेना किस तरह से फ्लो होता है पैराग्राफ्स का, बस वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर उसका ऑपोजिट देखना है तो वो समरी होती है जहाँ पे मियर लिस्टिंग हो रही है, लेकिन ऐसे लिखना है तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, ठीक है जी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल एरर्स, पंचुएशन एरर्स, कोई पॉइंट नहीं आया उसके लिए। अच्छा बाय द वे, पैराग्राफ अगर आप लिखो ना, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ना, 2 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना, ताकि अगर कोई स्कोप हो कोई लाइन ऐड करने का या भूल गए तो वो ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो 2 लाइन छोड़ के लिखना है एक एक पैराग्राफ, ठीक है। अब रिवाइज करना है तो रिवाइज तो 100% करना है, इसीलिए पेपर को 15 मिनट पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिलेक्शन भी टाइम मैनेजमेंट हो उस हिसाब से ही करना। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले, अगर आपको ओरिजिनल स्टोरी लेनी ही है, मन बना ही लिया है, आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो भाई फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, आपको डायलॉग राइटिंग सबसे पहले आनी चाहिए, उसके अलावा आपका बिगिनिंग और एंड, वो तो हम एंड में डिस्कस करेंगे सभी के लिए। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा गलती होती है, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, दिस इज़ द एलिमेंट्स ऑफ योर स्टोरी राइटिंग। स्टोरी का मतलब ये कि एक प्लॉट होता है, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि ये ओरिजिनल होनी चाहिए। कहीं तो मैंने लिखा है ये भी चीज़, एनीवेज अगर नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप पंचतंत्र की कोई स्टोरी नहीं लिख सकते, कोई नीचे दिए हुए पैराग्राफ की स्टोरी नहीं लिख सकते, कोई और चीज़ से रेफरेंस नहीं उठा सकते। स्पेशली मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में से कोई रेफरेंस लेके उठा लेंगे, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए बेटा। अगर ओरिजिनल है मतलब एकदम ओरिजिनल, जो कि आप कहानियाँ नहीं बनाते हो मम्मी पापा को सुनाने के लिए कि मम्मी ट्यूशन तो गया था, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर वैसा हुआ, इसलिए मैंने बंक मार दिया, टीचर ने ये किया। समझ में आई आपको बात? अब देखो, मैं एक ओरिजिनल स्टोरी का नैरेटिव ऐसे का, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को समझाने के लिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक मॉल में जाते हो मम्मी पापा को बिना बताए क्लास बंक करके, ठीक है। मॉल में गए, पिक्चर विक्चर कोई तो थी, देख ली। आपको बहुत शौक था, आपने किसी को भी नहीं बताया ना, अपने फ्रेंड को ले गए ना किसी को ले गए, आपने देख के आ रहे हो, जस्ट आ ही रहे हो, और आपके कोइंसिडेंटली देखो आपके पेरेंट्स भी वहीं आ जाते हैं, आपको देखते नहीं है, आप उनको देख लेते हो, ठीक है। आप उनको देख लेते हो, आपको लगता है यार अब तो बच के निकलना पड़ेगा। फिर कैसे कैसे आप बच के निकलते हो, बाहर जाते हो, ऑटो वाटो भी नहीं मिलता है, खुद ही चल के जाना पड़ता है, चल के भी जाते हो तो कहीं गाड़ी पापा मम्मी के फॉलो कर रही होती है, ये लगने लगता है, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। इस तरह का एक इंसिडेंट हो, फाइनली आप घर पहुंच जाते हो और मम्मी पापा को पढ़ते हुए दिख जाते हो, चाबी आपके पास थी, अज्यूमिंग। अब आपको सवाल आ रहा है, मैंने आपको ये कुछ कुछ डिटेल्स बता दी, अब आपने नेक्स्ट दिन अपने दोस्त को ये इंसिडेंट बताना है कि भाई एडवेंचर हो गया मेरे साथ, मैं तो पता है पिक्चर देखने गया था। अब इमेजिन करो आपके दोस्त जो हैं, एक तो बेस्ट फ्रेंड्स होती है या बहन होती है, बड़े भाई होते हैं, जिनको आप ये बता रहे हो, उनको डिटेल्स बहुत जानी होगी। भाई तो कब गया था, कौन से मॉल गया था, अच्छा वो घर के पास वाला, अरे यार दिन में गया था, रात में गया था, कौन सी मूवी देखी, मम्मी पापा कैसे आए, किससे आए, ये सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपकी क्रश भी आ जाती है या आपका क्रश आ जाता है, भाई कितनी डिटेल्स वो पूछेंगे, आप समझ रहे हो। कैसे आप उनको डिस्क्राइब करोगे कि भाई वो लास्ट तक भी आपका दोस्त है, उसे सुनता रहे, वो बोर नहीं हो, वो हुक्ड रहे, सस्पेंस बना के रखोगे कि ये बताओगे नहीं पहले कि मैं सेफली घर पहुंच गया था, मम्मी पापा ने देखा नहीं। ये सारी चीज़ें क्या करो, आप एक ओरिजिनल स्टोरी या तो बुन रहे हो, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, नैरेटिव ऐसे लिख रहे हो कि आप अकाउंट बता रहे हो कि आपने क्या क्या किया। लास्ट में ये भी बोलोगे भाई अब से नहीं करना, भाई बहुत ही ज़्यादा ये तो रिस्की काम है, अगर पकड़ लिया होता तो पिटाई होती। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको? एक एक चीज़ इसमें लगानी है, डायलॉग्स, प्लॉट, एक हुक क्रिएट करना इंट्रोडक्शन में, वो चीज़, डिटेल्स डेवलप करना, ह्यूमर है, अगर आपने ह्यूमर यूज़ किया है, सस्पेंस यूज़ किया है, उसके और मार्क्स मिलते हैं। ये एडिशनली आपको एग्जामिनर दे देगा अगर आपने किसी भी तरह उसको एंगेज्ड रखा, ठीक है। ये चीज़ आपको डायलॉग्स लिखने बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो फॉर्मेट होता है डायलॉग्स का, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सपोज अगर ऐसा है, द मदर एक्सप्लेन्ड एंड द डायलॉग स्टार्ट्स, उसके बाद ऐसे बंद करोगे, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। रिमार्क्ड, एक्सप्लेन्ड,
एक्सक्लेम्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये और भी डिटेल में जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये लोग चूज़ करते ही नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। तो कैरेक्टर्स का नाम देना ज़रूरी है। कौन थे भाई? मेरी मम्मी का नाम भी लिख दूंगी मैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। मतलब फर्स्ट पर्सन में मत लिख के आ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट एन ओरिजिनल स्टोरी इन विच 2 चिल्ड्रन एंड द स्कूल टीचर आर द मेन कैरेक्टर्स। हम इन दोनों बच्चों के नाम लिखोगे, स्कूल टीचर का नाम लिखोगे, क्या वो पढ़ाती, इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी, वुमन, हर स्ट्रेंज नेबर, पुलिस ऑफिसर फॉर्म द मेन कैरेक्टर्स। अब इसमें प्लॉट कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन प्लॉट को डेवलप करना ज़रूरी है, एक सस्पेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आप सस्पेंस या कोई थ्रिलर जैसी चीज़ ले रहे हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर निकलता है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वुमन है तो इसका नाम, इसकी क्वालिफिकेशन मतलब ये नहीं कि BA BTech क्वालिफिकेशन करिए, इसका क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई कैसे करें कैरेक्टर को भाई? या तो आप उसके कद के बारे में बताओगे, एज बताओगे, वो क्या करती है, थोड़ा सा डिटेल दो ना एग्जामिनर को, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ एक चीज़ को, ठीक है। वो कहाँ रहती है। स्ट्रेंज नेबर में अगर आपने यहाँ पे तो लिखा ही है ये एडजेक्टिव, अगर आपने नेबर क्यों स्ट्रेंज है, चाहे आप उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तरह से बताओ कि वो स्ट्रेंज है, चाहे आप उसकी बिहेवियर की तरह से बताओ कि वो स्ट्रेंज है, ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबके नाम देना ज़रूरी है। थोड़ी जितनी आप डिटेल्स बेटा ऐड करोगे, जितनी आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड करोगे, उतना आपका ओरिजिनल स्टोरी अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में मत लिखना, मैं अभी भी बता रही हूँ, इसके मार्क्स कट जाते हैं वापस। पैराग्राफ्स में ऑब्वियसली मैंने आपको डिटेल में देख ही लिया हमने पैराग्राफ्स, और ग्रामर का याद रखना। पास्ट टेंस में लिख रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, उसका टेंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, पहले ही बता रही हूँ। ये जेनरिक जितना भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, मैंने आपको बताया किसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिसके मार्क्स कटते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नैरेटिव ऐसे पे। नैरेटिव ऐसे में सबसे ज़्यादा गलती होती है फर्स्ट, जब आप स्टार्ट करने वाले हो तो, ठीक है। हम एग्जांपल्स लेते हैं हम दोनों के। नैरेटिव ऐसे में ये प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट करते हो और आप लगे जाते हो कोई भी अंधाधुन, यू डू नॉट गेट टू द पॉइंट। नैरेटिव ऐसे में जो पूछा गया है उस पर प्लीज़ प्रहार सबसे पहले पैराग्राफ में कर ही देना, ठीक है। टू द पॉइंट। और वापस यहाँ पे भी एड्रेस करने हैं सारी कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में है और सारे सब पार्ट्स। ये की टू गेट मार्क्स, बेसिक मार्क्स जो 15 मार्क्स हो इधर ही निश्चित हो जाते हैं कि आपने इन सब चीज़ों को एड्रेस किया है, ठीक है। लेकिन डेप्थ ऐड कैसे करनी है? स्पेसिफिक डिटेल्स के थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, लैंग्वेज देखनी है, टेंसेस पास्ट टेंस में होना चाहिए, और फर्स्ट पर्सन अकाउंट यानी कि आई से शुरू होगी हर चीज़। आप खुद ये लिख रहे हो, आप आई लर्नड, my teammates and I did this. So that is how your structure should be. You should start with your first account. You are not naming a character here. You're not creating any fictional stories here. ठीक है? This is your personal anecdote, your personal story here. अब देखो इसमें examples हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है? Your teacher has asked you to form a group and work on a particular project. ठीक है? एक project work पे आपको assign किया है. Write an account of how you work together and what each of you learned from the experience. वॉट ईच ऑफ यू लर्न मतलब ये नहीं कि आप राम भी बन रहे हो, आप श्याम भी बन रहे हो, आप रमा भी बन रहे हो, आप सुषमा भी बन रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको लिखना है कि ठीक है हम सब ने मिलके ये समझा, उसको भी ये समझ में आया एंड एट द एंड ऑफ द डे कि इस तरह से करना चाहिए था। समझ रहे हो चीज़ को? वो है एक चीज़। दूसरा कि आपको लिखना ही है लेसन्स लर्न क्या थे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया तो लिखना ही है। आप एक ट्विस्ट भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, रमा को तो तेज़ बुखार आ गया लेकिन फिर भी उसने बहुत कोशिश करी, हम लोगों ने भी कोशिश करी कि हम उसका वर्क डिवाइड कर ले आपस में, हम वी वर्कड ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, याद है लोक अदालत का फंक्शन है। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप वर्क है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट में लिखना है, लेकिन ये पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। हाउ यू वर्कड टूगेदर, ठीक है। तो प्लीज़ प्रेजेंट टेंस, ये बच्चे गलती कर देते, क्या होती है, वी आर वर्किंग ऑन दिस, शी इज़ नॉट डूइंग दिस, इस तरह से नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट इन योर पास्ट टेंस। ये गलती करते इसलिए पूछ रहे हैं। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू वुड नॉट बी डूइंग इट, बट अगेन केटरिंग टू एवरीबडी, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक डिटेल्स क्या ऐड करनी है भाई? प्रोजेक्ट, अभी जैसे प्रोजेक्ट का देखा, सब्जेक्ट क्या था, क्या आपसे पूछा गया था, किस टाइप का प्रोजेक्ट था, टाइटल क्या था, आप कब कर रहे थे, समर वेकेशन का प्रोजेक्ट था क्या, डिटेल्स ऐड करनी, यानी नाम आपके दोस्तों के, जैसे अगर रमा शमा राम श्याम थे तो भाई लिखने हैं उनके नाम भी। 3 गर्ल्स, वी वर 2 बॉयज़ ऑल्सो टुगेदर, फर्स्ट टाइम वी वर वर्किंग टू। इस तरह से कितने, जितना आप क्वालिफाई कर सकते हो, जितनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो उतनी करना, ठीक है।
समझ में आ गया। एंड याद रखना, अगर क्लास 10 स्टूडेंट का प्रोजेक्ट पर पूछा है तो क्लास 10 रिलेटेड एक प्रोजेक्ट लेना, ठीक है। फिर आपने आपको एक एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वाला प्रोजेक्ट मत बता देना अपने आप को, ठीक है। वो नहीं हो आप, वो लिखना भी नहीं है आपको, 10 स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही लिखना पड़ेगा। फीलिंग्स क्या थी, ये बहुत बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, ऊपर ऊपर से सब लिख दिया। अरे भावनात्मक चीज़ तो बताओ भाई, टेंस्ड थे या नहीं थे, एक्साइटेड थे या नहीं थे, क्या आपने रिलीफ फील करी इफ यू सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, राइट। सबमिशन टाइमली हुआ, डेडलाइन क्या थी तो एंग्जाइटी हुई, ये फीलिंग्स के बारे में बताना ही बताना है, ठीक है। और भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, हम जस्ट गिविंग यू बेसिक जो ऊपर ऊपर से है उसका अकाउंट। सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी कोई डाउट हो और चीज़ें चाहिए और हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में बेटा बता देना। चलिए अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने 5 सेंसेस का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है कि भाई हर तरह से जो हमने पूछा है उसको डिस्क्राइब करके बता दो, ठीक है। एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको ऑलरेडी बाद में वापस बताऊंगी। डिस्क्रिप्टिव 2023 में क्या पूछा, देखो, रेगुलर विजिटर टू योर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में आप रोज जाते हो, डिस्क्राइब योर लाइब्रेरी, ठीक है। गिव द डिटेल्स ऑफ द familiar sites, what do you see and feel as different students come in and check out the books, why is this place so important। अब देख रहे हो मैंने क्यों बार बार स्ट्रेस किया कि यू कीप रिविजिटिंग योर सब पॉइंट्स, यू प्लीज एड्रेस योर सब पॉइंट्स, यू सी द कीवर्ड्स बिकॉज दे आर आस्किंग यू टू डू इट, ठीक है। हर चीज़ को अगर आपने एड्रेस कर दिया तो वैसे ही बेटा आपके आधे मार्क्स तो निश्चित वहीं हो जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब योर लैब, यहाँ तो उन्होंने 2023 में तो सीधा ही बोल दिया था, फेमिलियर साइट, बताओ भाई 5 सेंसेस में साइट, फील, योर ओन इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी दिखाई गई है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स कमिंग इन तो साउंड से भी ये चेक इन हो जाते हैं कि भाई आते जाते लोग हैं, द रफलिंग ऑफ द बुक कवर्स, ये सारी चीज़ें, द पेजेस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वाई इज अ पिक्चर, वाई इज अ प्लेस सो इंपॉर्टेंट, ये भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्राइब द लोकेलिटी इन विच यू लिव, गिव डिटेल्स ऑफ द थिंग्स यू सी एंड हियर एज यू वॉक अराउंड योर लोकेलिटी, व्हाट डू यू स्पेशली लाइक अबाउट द प्लेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर लोकेलिटी, क्या चीज़ आप देखते हो, क्या चीज़ आप सुनते हो। आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये तो आपने, इन्होंने पहले ही बोल दिया, ये तो करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव में कैसे चलना है। देखो भाई, सबसे पहली बात 5 सेंसेस का पूछा है, कुछ तो वो पहले ही बोल देंगे, उसके अलावा भी आप कैसे डिटेल्स ऐड कर सकते हो, एक एक चीज़ बने और डिटेल में। देखो 5 सेंसेस आपको सब बता देंगे, उसमें कैसे क्वालिफाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। साइट है तो कैसे, कलर, शेप, साइज, विजुअल, ठीक है। विजुअली आप कितना ऐड कर सकते हो चीज़ों पे, देख कैसे रहे हो, यानी कि अगर आपका मान लीजिए अकाउंट आता है कि आप बीच पे जा रहे हो और वहाँ पे सनसेट हो रहा है, बीच पे जा रहे हो, सनसेट नहीं भी लिखा है लेकिन आप लिख दो अगर सनसेट हो रहा है तो वहाँ पे द ब्यूटिफुल ह्यूज ऑफ द स्काई, दैट इज समथिंग दैट यू आर सीइंग, ठीक है। शेप एंड साइज अब इसमें आ नहीं रहा है इतना, लेकिन यू कैन डिस्क्राइब द शोर्स ऑफ द सी, यू कैन डिस्क्राइब हाउ देयर वाज नोबडी इनसाइड, इट वाज अ सेक्लूडेड बीच, ठीक है। उस तरह से विजुअली आप जितना उस चीज़ को क्वालिफाई कर दो। द सैंड वाज, क्योंकि अगर अगर पहले बारिश हुई, द सैंड वाज डैम्प, यू कैन से द सैंड वाज ड्राई, इट वाज नॉट द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ ऑल, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। भाई आपने जो जो भी लिखा उसको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे पानी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द वेव्स ऑफ द ओशन इट लुक्ड लाइक डायमंड्स वर स्प्रेड आउट, कुछ भी यार क्वालिफाई करने के लिए। यू कैन राइट अबाउट द ह्यूज ऑफ द ओशन, द ह्यूज ऑफ द सनसेट, द बर्ड्स, कितनी चीज़ें हैं। आप एक फ़ोटो को देखो, आप कितनी चीज़ें, मैं पिक्चर बेस की बात नहीं कर रही, एक बस झलकी आप दिमाग में ले आओ, अपने आप को उस पर्सन, उस अकाउंट, उस एक्सपीरियंस में रख के देखना है। या लोकेलिटी के बारे में 2024 में पूछा, लोकेलिटी में आप अगर आप चल रहे हो कितनी सेंसेस यूज़ होगी, 100% होगी। अगर कच्ची बस्ती है, कच्ची रोड है, आप उसके बारे में विजुअली लिखोगे, ठीक है। अगर वहाँ पे कहीं कूड़ेदान भी लिखा है, सम ट्रैश इज केप्ट देयर, ओपन है, वो आप लिख सकते हो। कितनी सारी आ गई, ठीक है। एक ही बार में कलरफुल हाउसेस के बारे में लिख सकते हो, द रूफ्स ऑफ, जितना बेटा आप क्वालिफाई करोगे चीज़ों को, जितनी आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स यूज़ करके उस चीज़ को बताओगे, विजुअली जितना आप एनरिच करोगे उतना आपका ये ऐसे अच्छा होता जाएगा। नॉट जस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव बट ऑल्सो फॉर नैरेटिव, ऑल्सो फॉर ओरेशन, ऑल्सो फॉर पिक्चर बेस, ठीक है। स्मेल में क्या आएगा भाई, फ्रेग्रेंसेस हो गई, फ्रेग्रेंसेस हो गई या स्टेंच हो गई, क्योंकि अगर कूड़ा पड़ा है तो इट विल बी स्टेंच, ठीक है। स्टिंकी हो जाएगा। या फिर एरोमाज आप लिख सकते हो, द एरोमा ऑफ योर फूड, यू कैन राइट दैट एज वेल, ठीक है। एरोमा हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आता है साउंड में, नॉइजेस, टोन्स एंड रिदम। साउंड तो बहुत ही अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने कोई,
जैसे waves of the ocean, you hear the sound as well. The birds chirping is also a sound. The traffic noises sound है. chaos, एक अगर आप प्ले ग्राउंड में जा रहे हो तो वहाँ पे the chaos, the chitter chatter of the children, ये सारी चीज़ें हैं. ये सारे क्या है आपके साउंड्स में आएगी. रिदम्स हो गई, टोन्स हो गई, एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है. ठीक है, सीधी सी बात. फिर आ जाते हैं टच एंड टेस्ट पे. टेस्ट में क्या है पहले ये देखते हैं. फ्लेवर्स हैं, टैंजी हो गया, सिट्रसी हो गया, स्वीट हो गया, सार हो गया. एनीथिंग दैट यू फील कैन enhance the description of your taste, you can use it and be very specific about it. ठीक है. if you went to a restaurant, अगर उसका डिस्क्रिप्शन आगे कि रेस्टोरेंट गए, आप कोई रिजॉर्ट चले गए, राइट अबाउट इट, तो रिजॉर्ट फूड के बारे में आप लिख सकते हो. कोई और जगह के बारे में चले गए, आप लाइब्रेरी में आप फूड नहीं लिख सकते. सो समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे सेंसेस को लिखो ही लिखो. ठीक है. लाइब्रेरी में टेस्ट का क्या मतलब है, कुछ नहीं आएगा, आप बुक्स को तो चाट ही नहीं रहो. ठीक है, सिंपल सी बात है. टच में क्या आएगा बेटा, टेक्सचर्स, टेम्परेचर, फिजिकल सेंसेशंस. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, यू कैन डेफिनेटली यूज द सेंस ऑफ टच एज वेल, बिकॉज यू कैन राइट अबाउट द पेपर्स, यू कैन राइट अबाउट द बुक्स, द ओल्ड, द न्यू बुक्स. ठीक है. स्मेल ऑफ न्यू बुक्स एंड ओल्ड बुक्स, ओ माय गॉड, वो बहुत अच्छी चीज़ अगर आपने लिख दी तो मज़ा आ जाएगा. टेम्परेचर, भाई कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल्स में एसीज ना भी हो, क्लासरूम्स में, लाइब्रेरी में एसी रखते हैं, यूजुअली ये रहती है चीज़, वो भी लिख सकते हो. ठीक है. फिजिकल सेंसेशन, जितने भी आप बीच में गए, द विंड्स वर रफलिंग इन माई हेयर. ठीक है. ये सारी चीज़ें, फिजिकल सेंसेशन तो कुछ भी हो सकता है ना. यू गेटिंग गूज बम्स बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर ऑफ योर एसीज, राइट इट. कुछ भी लिखो, पर लिखना ज़रूर. इसको जितना विजुअली टेम्पटिंग बनाओगे, एंगेजिंग बनाओगे फॉर अ रीडर, एंड इन योर केस द रीडर विल बी द एग्जामिनर, you will fetch marks. ठीक है. just trust me on this, you will fetch marks. precise and specific to what is asked, this is very important. मैंने जितना डिस्क्रिप्शन दिया है वो सब कुछ I was sticking to the point. ठीक है, उसको मैं और क्वालिफाई कर रही हूँ आगे. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. उन्होंने, मैंने लाइब्रेरी में आपको बताया कितनी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी पूछी हुई है. क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आपको क्या पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो एड्रेस करनी है. लाइक आई सेड, एड्रेस ऑल द कीवर्ड्स एंड सब पार्ट्स. ये बेटा अगर आपने मिस कर दिया ना एक भी सब पार्ट, वो माइनस होने ही है वहाँ पे मार्क्स. इसीलिए मत करना. एंड डोंट डिस्क्राइब एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट व्हाट इज आस्क्ड. मान लीजिए अगर आपने, मैंने सनसेट का एग्जांपल दिया, अब वो बोल रहे यू सॉ सेरीन सनसेट, तो आपको समझना है कि सेरीन सनसेट है. फिर वहाँ अगर आपने लिख दिया तो बीच वो सो क्राउडेड, आई वाज फीलिंग इरिटेटेड सो वी लेफ्ट वेरी अर्ली, भाई वो क्या हो गया, इट गोज अगेंस्ट इट. ठीक है. अगर आप सीरीन, काम, ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर की बात करो तो यू हैव टू क्वालिफाई इट इन सच अ वे दैट इट लुक्स ट्रैंक्विल. वहाँ पे आप क्राउडेड, नॉइजी, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाओगे. सो कीप दैट इन माइंड. लाइब्रेरी में भी अगर आपको पता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ अगर ऐसा सेंसेस उन्होंने पूछा है कि भाई क्वालिफाई करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, वहाँ पे अब मत लिख देना कि अब तो लाइब्रेरीज का कोई मतलब ही नहीं रहा, मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ, ये मत लिखना. ठीक है. देन दैट विल गो अगेंस्ट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सो मेक श्योर दैट यू आर कन्फर्मिंग टू इट व्हेन इट कम्स टू योर डिस्क्रिप्टिव एसे. अगर रिजेक्ट करना है, व्हेन यू डोंट वांट टू कंफर्म टू योर पॉइंट, यू सिलेक्ट द आर्ग्यूमेंटेटिव एसे. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बहुत बच्चे पिक करते हैं. किसी किसी स्कूल में ऐसा बोलते हैं भाई कि हमको तो इसमें मार्क्स नहीं देते, किसी किसी में बोलते हैं कि मार्क्स मिल जाते हैं. आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ अगर इसमें है तो आपको इसको पिक करना ही है. इफ़ यू आर गुड एट डिबेटिंग, मोस्टली आजकल के बच्चे देखते हो बहसबाजी तो सबसे हो जाती है ना. अगर आप अपने पॉइंट पे स्टिक करते हो, आपके पास डेटा है, आपके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, आपके पास तरीके हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के इन द लॉजिकल, इन अ कोहेरेंट वे, 100% select argumentative essay. And the most important thing to remember in an argumentative essay is you pick a side and you stick to it. You stick to it. ठीक है. अब बच्चों को पता हो तो उसके बाद भी ये गलती कर देते. कैसे, ये ना एंड में कंक्लूजन में लिख के आ जाते हैं ऐसे कि हाँ वैसे ये बात भी सही है लेकिन मैं तो यही मानता हूँ. अगर आपने ये लिख दिया ना, अगर आपने फॉर पिक किया और बोला कि हाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, गए मार्क्स क्योंकि हमने फिर दोनों चीज़ें कर ली. बहुत बच्चे हैं जो दोनों चीज़ें पहले ही स्टार्ट कर देते हैं पिक करना. ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देखो मैम मुझे इतने सारे पॉइंट्स आते हैं. ये नहीं करना है. अगर आपको लिखना भी है, मान लो आपको कोई अगेंस्ट का पॉइंट याद आ गया, ठीक है, वो लिखना भी है तो फिर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे. उसके लिए यू यूजिंग इट टू कॉन्ट्राडिक्ट इट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसमें भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव का ऐसे है, पीयर प्रेशर इज अ फोर्स फॉर गुड. ठीक है, और मैं इसके अगेंस्ट मैंने ले लिया कि नहीं, इट इज़ नॉट अ फोर्स फॉर गुड एंड आई हैव पिक्ड माई स्टैंड. नाउ आई वॉन्ट टू स्टिक टू इट. लेकिन मुझे एक अगेंस्ट का व्यू भी याद आ गया, मतलब एक फॉर का व्यू याद आ गया कि हाँ यार पीयर प्रेशर में लोग अच्छा भी तो करते हैं, कॉम्पिटिशन विल मेक यू परफॉर्म बेटर.
अब मैं इसको ऐसे ही नहीं लिख दूंगी, मैं इसको अगर याद आ रहा है ना तो मैं इसको लिखूंगी while some people may say that competition or the peer pressure is making you perform better, most people take it in a negative sense and take it to an extreme level. They succumb to the pressure, they फेस esteem issues. ये सारी चीज़ें मैं वापस लिख दूंगी तो घुमा के लेके ही आना है, एक ही सेंटेंस में लेके आ गई, ठीक है। इस तरह से लिखना, अगर मान लो याद आ भी जाए, वैसे तो कोशिश करना यार कि नहीं ही करो ये गलती, क्योंकि इससे मार्क्स कटने की फिर ना रिस्क रहती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इस पे 8 to 10 पॉइंट्स। जब आप, मैंने आपको क्या बताया, स्केलेटन बनाना है ना, स्केलेटन बनाते हुए 8 से 10 पॉइंट तो आपके पास रेडी होने चाहिए मिनिमम। अगर आपको 8 से 10 मान लीजिए नहीं भी आ पा रहे हैं, एटलीस्ट 5 से 6 तो आए, ठीक है। एटलीस्ट कह रही हूँ, उससे कम मत रखना, क्योंकि फिर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। 8 से 10 वेरी वेरी सेफ साइड, देन यू कैन क्वालिफाई दीज पॉइंट्स, यू कैन एलैबोरेट ऑन दिस, ठीक है। देखो भाई, 8 से 10 पॉइंट होंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रिपीटेशन होता है ना, सम पीपल कीप यापिंग अबाउट द सेम थिंग, उनको लगा कि यार अब तो मैं फंस गया, अब इससे पॉइंट से याद आ ही नहीं रहे आगे। पीयर प्रेशर में आपने एस्टीम के बारे में लिख दिया, आपने नर्वसनेस या एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में लिख दिया, फिर आपको समझ भी नहीं आ रहा कि अब और क्या करूँ। इसके बजाय कि आप उसके फिर अगेंस्ट लिखने लगो जस्ट टू कंप्लीट योर ऐसे, ये कोशिश करना कि आप 8 से 10 पॉइंट पहले ही, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव पिक कर रहे हो, आपके रीडिंग टाइम में ही सोच लेना कि 10 पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल से लिख देना, मैंने जैसे आपको पहले बताया। उसके बाद डेटा, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, एग्जांपल्स टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। अगर आप पीयर प्रेशर के बारे में लिख रहे हो, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, अपने भाई बहन का एग्जाम्पल दे सकते हो, अपने छोटे भाई बहनों का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप सोशल मीडिया का कोई डेटा पॉइंट उठा सकते हो। ज़बरदस्ती मत घुसाना, अगर आता है कुछ स्ट्राइक हो जाते हैं तो कोई डेटा पॉइंट, कोई स्टेटिस्टिक आप उठा के ले सकते हो। ऑब्जर्वेशंस, क्या आप क्या देखते हो आजकल कि इंस्टाग्राम पे देख के लोगों को ट्रैवलिंग पसंद भी नहीं है, फिर भी ट्रैवल किए जा रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट you can include as an example to substantiate what you think, your point, your stance is required here, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो for sure अगेन सब्सटैंशिएट करना है आपके खुद के पॉइंट को। आप ये याद रखना, अगर आप कोई भी मुद्दा उठा के रख रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकली आप, अगर आप समझ पा रहे हो कि पॉलिटिकली अगर आप बीजेपी या कांग्रेस, ये तो आपके हर घर में चलता है आजकल, ठीक है। मोदी वर्सेस केजरीवाल दिल्ली इलेक्शंस हुए थे तब चल ही रहा था। why you picking a person, why you supporting a party, why you supporting an ideology, आप कितना पैशन से डिबेट करते हुए लोगों को देखते हो, खुद भी करते होंगे। यही करना है बेटा, इधर कैसे भी हो जाए झुकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे झुकना नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव में आर्ग्यू करना ही करना है। दे वांट यू टू बी अ रिजिड, अ स्टॉन्च पर्सन हु सब्सटैंशिएट्स, नॉट जस्ट ऐसे खाली खाली में नहीं, खोखला खोखला आर्ग्यूमेंट नहीं देना है बेटा, आपको देना है रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस, रेलेवेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये तो पता ही है, जैसे कि मैंने आपको कहा खोखली बातें नहीं करनी है। एंड अगेन मैंने जैसे आपको समझाया है, पैराग्राफ्स कोहेसिव, मैंने आपको पीयर प्रेशर के एग्जाम्पल से समझाया था, पैराग्राफ्स विल बी कोहेसिव एंड कोहेरेंट, ठीक है। वो ऐसे नहीं पॉइंट वाइज समरी नहीं दिखनी चाहिए, वो चीज़ को आपको एक स्टोरी की तरह ही लिखना है, एक ऐसे को एक ऐसे की तरह लिखना, ठीक है। दे शुड बी टाइड टुगेदर ऑल दीज पैराग्राफ्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब आ जाते हैं पिक्चर बेस्ड ऐसे पे। पिक्चर बेस्ड ऐसे मैंने कहा इसको अवॉइड करने की जरूरत है, बिकॉज अगेन द पिक्चर इज सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आप देखो, आपने एक इंटरप्रिटेशन लिया, अब इसको नैरेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो, ओरिजिनल स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हो सकते है तो अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि अगेन द कैनवस इज ओपन, इट्स अ ब्लैंक कैनवस, यू कैन पेंट इट द वे यू वांट। व्हेन इट इज सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन, सो ओपन टू योर इमेजिनेटिव लिमिट्स, तो फिर भाई टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। What does the picture suggest to you? यहाँ पे मैंने you पे एम्फेसिस दिया है। पिक्चर को सिर्फ डिस्क्राइब या मियर लिस्टिंग या डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ठीक है। अब देखो, इसको भी मैं एग्जांपल से ही समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो, ये रहा पिक्चर, ठीक है। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ डिस्क्रिप्शन, ये सब तो ठीक है। ये पिक्चर दे रखा है, आपको दिख रहा है, 3 बच्चे हैं। अगर आपने मियर लिस्टिंग या डिस्क्रिप्शन दे दिया, 3 बच्चे हैं, अलग अलग रंग के हैं, इसने येलो पहना है, ब्लू पहना है, ऐसा लग रहा है गार्डन में बैठे हैं, ये भी हो सकता है और फिर ये भी हो सकता है, और आप उसके बस 50 तरह के इंटरप्रिटेशंस लिख के आ जाओ, लिस्टिंग करके आ जाओ, दैट इज कॉल्ड मियर आइटमाइजेशन, ठीक है। मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक तो कट जाएंगे मार्क्स, ठीक है। दयालु एग्जामिनर मार्क्स तो बेचारे दे ही देंगे, लेकिन आपके कटेंगे मार्क्स, यू विल बी पीनलाइज्ड फॉर दैट। इसीलिए बेटा ये याद रखना है कि आपको एक इंटरप्रिटेशन पिक करके एलैबोरेट उस पे करना है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती तो मैं इसमें पिक कर लेती, क्योंकि मुझे 3 अलग अलग कलर्स के बच्चे दिख रहे हैं, रेसेस के बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस तरह से करती कि भाई चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड डज नॉट, टाइटल ही समझ लेती, मान लीजिए कि चाइल्डहुड डज नॉट अंडरस्टैंड रेसिज्म। और इसको और क्वालिफाई कर सकते हैं विद प्रोवर्ब्स। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है दैट इट इज़ हार्डर टू क्रैक प्रेजुडिस दैन एन एटम। तो हम प्रेजुडिस के बारे में लिख रहे हैं, हम बायस के बारे में लिख रहे हैं, हम रेसिज्म, हम कलरिज्म के बारे में लिख रहे हैं, हम इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड के बारे में लिख रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है। इस तरह से मैंने इंटरप्रिटेशन दिया। नाउ आई विल गिव द टाइटल एंड आई विल स्टिक टू दैट थीम एंड आई विल राइट मोर अबाउट इट, ठीक है। उन बच्चों को देखूंगी, उस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करूंगी और उसी चीज़ पे मैं एलैबोरेट करती जाऊंगी, ठीक है। तो टाइटल या टॉपिक को चूज करेंगे और उसी हिसाब से हम या तो नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव या ओरिजिनल स्टोरी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। पेनलाइजेशन इस पे होगा, अपना इंटरप्रिटेशन इसमें ज़रूरी है। 300-350 वर्ड्स का पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन आपको इसी तरह अटेम्प्ट करना है। अब एक जेनेरिक चीज़ देखते हैं विच इज़ इंट्रो कंक्लूजन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई सब में आपको इंट्रो कंक्लूजन देना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं ये पहले से ही दिमाग में थोड़ा सोच के जाना कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कैसे करूँगा। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग इंट्रोडक्शन एक एनेक्डोट यानी पर्सनल उससे करते हैं, कुछ लोग डेटा पॉइंट दे देते हैं, कोई कोटेशन से स्टार्ट करता है। इट्स ईजियर टू स्टार्ट विद द कोटेशन, ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं उसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जब मैं कोटेशंस की बात करती हूँ, प्रोवर्ब्स की बात करती हूँ, कुछ बेसिक थीम्स होती है, जैसे हमने देखा चिल्ड्रन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, ठीक है। और क्या होता है, ये 5 तो बहुत ही कॉमन और बेसिक्स है, ये तो ईजिली आप इन पे कोट्स दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर कोटेशंस पे मत जाना। गांधी जी का कोट हो गया, नेहरू जी का कोट हो गया, मंडेला का कोट हो गया, आइंस्टाइन कोट्स हो गए, अफ्रीकन प्रोवर्ब्स होते हैं, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ कहाँ से उठा सकते हो प्रोवर्ब्स या कोटेशंस या फ्रेजेस, फ्रॉम वॉट एवर योर पेरेंट्स और टीचर्स स्पीक अबाउट, ठीक है। कभी कभी ना पेरेंट्स बहुत कैजुअली चीज़ों मुहावरे यूज़ कर लेते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। कभी कभी आप स्पिरिचुअलिटी, अगर आप गीता या कोई भी इस तरह की स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हो, वहाँ से भी उठा सकते हो। कोई श्लोक अगर याद आ रहा है, आप उसको इंग्लिश में लिखो और उसका ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना मत भूलना यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर वेज टू एनरिच योर एसेज, ठीक है। इंट्रो में आप यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन में भी कोट यूज़ करा जा सकता है, लेकिन कंक्लूजन के और भी तरीके होते हैं। अगर बिल्कुल ही ना आए तो देखो, सबसे कॉमन तो ये होता है कि आप जो भी पहले लिखा है उनकी समरी दे दो 2-3 लाइन्स में। लेकिन अगर आपको और थोड़ा ढंग सा लिखना है तो भाई कोई भी होप, फ्यूचरिस्टिक, लेसन या सजेशन, ये नोट कर लेना बेटा। मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे भी एक बार देख के जाओ। स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू मेक एग्जामिनेशंस बट वी नीड टू स्केल इट अप। इस तरह के एंड पे आप लिख सकते हो। ये आपका सजेशन भी हो गया, आपका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कवर हो गया, ठीक है। एक सजेशन से एंड कर सकते हो कि हम ठीक है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं, लेकिन हमको इसको और फास्ट ट्रैक बेसिस पर करना है या स्केल करना है, इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आई बात? अवेयरनेस बढ़ानी है। ये वाले जो मैं पॉइंट्स बोली हूँ ना, अवेयरनेस, स्केलिंग अप, कि हाँ हो तो रहा है लेकिन और करना है, इससे क्या है, आप होपफुल भी दिखाते हो, ऐसा लगता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट है। और तीसरा आपका कंक्लूजन भी हो गया, ठीक है। लोकेलिटी, व्हाट यू स्पेशली लाइक अबाउट द प्लेस, यहाँ पे भी यही लिख सकते हो कि भाई लोकेलिटी तो है लेकिन हमें स्पेस के बारे में सोचना चाहिए, और चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी सजेशन पे आप डाल सकते हो, लेकिन रेलेवेंट हो, ये याद रखना। दोनों पार्ट सबको समझ में आ गए। उसके बाद हम चलते हैं बेटा किस पे, हम चलेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पे। अब देखो भाई, विविड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पे, विविड डिटेल्स, तो ये क्या हुआ, विविड एडजेक्टिव हुआ। मैं आपको ये ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ये समझाने की कि आप जितनी क्वालिटीज ऐड करते हो, विच इज़ व्हाट एडजेक्टिव्स आर मेंट फॉर, राइट, टू ऐड क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट। ब्यूटीफुल, लॉन्ग हेयर, अगर आप हेयर ही लिख रहे हो, मैं लॉन्ग, रफ, सिल्की, जो भी आपको लिखना है हेयर, उस तरह से लिखना है। एडवर्ब्स, और ये सारी बेटा जनरल बता रही हूँ, आपकी ओरिजिनल स्टोरी से लेकर डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, हर चीज़ में आपको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स यूज़ करने चाहिए। इससे ऐसे में आपकी फ्लेयर ऑफ राइटिंग अच्छी आती है, और उसी से आपको 19 जो मार्क्स लाने हैं ना 20 में से, वो ऐसे ही आएंगे। ये चीज़ें हैं जो आपको 19 तक पहुंचाती है, ठीक है। बाकी 15-16 के लिए तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्ब्स क्या है भाई, ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड, ब्यूटिफुली एडवर्ब, ही सेड रादर लाउडली, लाउडली एडवर्ब,
जाइजेंटिक, कुछ भी इस तरह की बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग्स को क्वालिफाई कर रहे हो, जाइजेंटिक हो गया, ह्यूमंगस हो गया, लार्ज तो आप लिखते ही हो, लेकिन लार्ज की जगह आप ह्यूमंगस या जाइजेंटिक लिख रहे हो, थोड़ा सा और अच्छा वो बन जाता है अपने आप में। इसी तरह से यूज़ करना है बेटा। मैं अगर आपको वोकैबुलरी एनरिचमेंट का अलग से लेक्चर ले सकती हूँ मैं, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो मैं बता देना, बिकॉज अगेन अ 40। चलो, डिटेल्स हो गया। पेंट अ पिक्चर टू द एग्जामिनर सो दैट ही कैन विजुअलाइज। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी एक ऐसा पिक्चर पेंट करना है, चाहे आप कोई भी ऐसे या स्टोरी या कुछ भी लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप ऐसे डिटेल्स ऐड करो जिससे वो एग्जामिनर उसी दुनिया में चला जाए। यू बेसिकली हैव टू डू जस्ट दैट। while reading the examiner should be able to be transported to that place or whatever visual you're creating, ठीक है? वो चीज़ होनी चाहिए। अगर उसमें फिर आपका पास कैनवस ओपन है, यूज एज मेनी डिटेल्स एज यू कैन। डिटेल्स में डिस्क्रिप्टिव में तो आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से आप 5 सेंसेस को क्वालिफाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा यू कैन गो अबव एंड बियॉन्ड ऑल्सो, ठीक है? ग्रामर का बेटा, ग्रामर और पंचुएशंस का, स्पेलिंग्स का बहुत याद ध्यान रखना, क्योंकि इससे ना कभी कभी होता है कि एक दो बार तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एग्जामिनर को लगेगा शायद इसको आता ही नहीं है, यूज़ ही करना नहीं आ रहा, तो वो आधा 1 मार्क 2 मार्क काट देगा, ठीक है? तो ये चीज़ का बेटा ध्यान रखना। टेंसेज में अगर आप प्रेजेंट में चल रहे हो, प्रेजेंट पे रहना। पास्ट से प्रेजेंट में आ गए, फिर पास्ट परफेक्ट हो रहा है, प्लीज़ ये गलती मत करना। सो मेक श्योर यू वेल वर्स्ड विद द टेंसेज, विद द पंचुएशंस, विद ग्रामर, ठीक है? मेटाफर, सिमिली एंड फ्रेजेस एज मेनी एज यू कैन। रेलिवेंट कोशिश करें कि रेलिवेंट हो, ठीक है? इरेलीवेंट बस याद है मैम ने बोला सिमिली डालनी है, कहीं भी घुसा देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेटाफर्स का यूज़ कर सकते हो 100% फॉर पीपल हु हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग। आई एम श्योर यू कैन डू इट विदाउट मी इवन सेइंग इट। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता, एक लिस्ट ही बना लेना सिमिलीज की, वो पढ़ के जाना पहले, ठीक है? 10-15 मिनट लगते हैं सिमिलीज, लिस्ट ऑफ सिमिलीज। ChatGPT यूज़ कर लेना, गिव मी बेसिक 10-15 सिमिलीज या मेटाफर्स या फ्रेजेस। थीम सिलेक्ट कर लेना एजुकेशन की, ये जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कोट्स प्रोवर्ब्स जो होते हैं या डेटा होते हैं, मैंने आपको अभी बताया एजुकेशन, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, डिजीजेज, हेल्थ, और क्या होता है, एग्जामिनेशंस, आपसे रिलेटेड, आपके स्कूल लाइफ से रिलेटेड जितने भी आप सोच सकते हो ना, उनसे रिलेटेड आप प्रोवर्ब्स का एक कॉमन थीम बना सकते हो। समझ में आई बात? प्रोवर्ब्स बना सकते हो, जैसे मैंने कहा कि फेमस लोगों के प्रोवर्ब्स, डेटा पॉइंट्स आप ले सकते हो। कॉमन थीम्स में आप डिसाइड कर लेना। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे हिसाब से अगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा, मैं आपको बना के भी दे दूंगी प्रोवर्ब्स। अगर आप यूज़ कर सकते हो तो वो आप कर लेना, ठीक है? ये सारी मोटा मोटी चीज़ें हैं ऑलरेडी। चलो, सारी ही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है बेटा। अब इसके बाद तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है? इसके बाद ऐसे रिलेटेड कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बट अगर है, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी, अगर है तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं वहाँ भी आपको आंसर कर लूँगी। टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आपको कोई डाउट है इसको देखने के बाद, वहाँ पूछ लेना। इन 3 चीज़ों पे अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना के दे दूँ, ताकि 1 एंड डन, जैसे कि ऐसे का रखा, एक ही साथ सारी चीज़ें समझा दूँ, तो मैं आपको इसका भी एक फॉर्मेट, जैसे लेटर्स में आपको चाहिएगा फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट, समरी को जल्दी से कैसे करते हैं, इसका पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। अगर आपको चाहिए वीडियोस तो कमेंट्स में डाल देना, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप लोगों को पता ही होगा, लाइव्स चल रहे हैं, PYQ सेशंस हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स इन 1 लाइव, जिसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉपिक्स का रिविजन सब कुछ करवा रहे हैं। सो इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू आर, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अभी भी आने वाला है, ठीक है? उसके अलावा 1 रुपीज़ क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं प्लग इन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि 1 रुपये में इससे ज़्यादा वैल्यू ऑफरिंग आपको नहीं मिल पाएगी। इस पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है ये चीज़ मिलना, ठीक है? तो ये कर लेना ताकि आपको रिग्रेट नहीं रहे, क्योंकि डेडलाइन क्लोज आ रही है। उसके बाद बच्चे अगर कमेंट से बोलेंगे मैम अब तो डेडलाइन क्लोज हो गई, मेरे को प्लीज़ एक्सेस दे दो, मैं कैसे कर पाऊँगी? इसीलिए है, अपने क्लासमेट्स को, किसी को भी अगर आपको लगे कि यार इसको ज़रूरत पड़ सकती है, एक नेकी का काम बोर्ड एग्जाम से पहले करके जाओ, उस बच्चे को बता देना भाई ये कोर्स चल रहा है, एनरोल कर लो, ठीक है? उसका भला हो जाएगा बेटा। यही चीज़ें, 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तुम ही उसको करके दे देना अगर उससे नहीं हो पा रहा, बट हेल्प आउट योर फेलो क्लासमेट्स, योर पीयर्स, ठीक है? चलिए जी, अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।